खूबसूरती की इंतहा बेपनाह देखी जब मैंने एक मुस्कुराती हुई माँ देखी। एक बच्चे के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है और जब उसकी माँ हंसती है, मुस्कुराती है, तो मानो उसकी सारी दुनिया खिलखिला जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दिल्ली में रहने वाली सूजी सिंह से, जिनका अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता है और एक बहुत अच्छी दोस्त हैं वो अपने बच्चों की। आइए मिल के स्वागत करते हैं सूजी सिंह का। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली सूजी सिंह जी से। उनका मानना है कि बच्चे परमेश्वर की देन है और ईश्वर की इस देन को संवारना और संभालना हर माँ की जिम्मेदारी है। सूजी जी कहती हैं कि बच्चों को वो खुलापन हमेशा दे जिससे बच्चे आपके पास आने से पहले घबराए नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करे, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। और शायद यही कारण है कि सूजी जी आज अपने बच्चों की केवल माँ ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है। सूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आज। थैंक यू सो मच ममता। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पीएमसी हिंदी चैनल की और आपकी कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो आज का सिलसिला शुरू करते प्रश्नों का। सबसे पहले सूजी, हमें कुछ अपने बारे में बताइए। तो मेरे जीवन की कहानी 4 चैप्टर्स में बताई जा सकती है। पहला चैप्टर था मेरा स्टूडेंट लाइफ और मुझे पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो क्लास 12th मैंने जब अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, मैं नेशनल मेरिट लिस्ट पे आई। कॉमर्स स्ट्रीम की गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। बनना तो डॉक्टर चाहती थी, पर उस समय फैमिली की ये सोच थी कि नहीं, बच्ची को टाइम से सेटल करना है और डॉक्टरी की एडवांस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा समय लेती हैं। तो उस समय मैं ब्रेन सर्जन नहीं बन पाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोगों के दिमाग के अंदर घुस के उनको समझना चाहती थी, उनके बिहेवियर को, कि उनकी सोच कैसे बनती है, वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। तो ये एक रुचि बचपन से थी मुझे। सेकंड चैप्टर जो मेरा था वो था मेरे करियर एस्पिरेशंस और मेरी स्पिरिचुअल सीकिंग। प्रभु की ग्रेस से मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु मिले बहुत यंग एज में, जिन्होंने मुझे इस स्पिरिचुअल पाथ पे मेरी जड़ें मजबूत बनाई। और बचपन से ही मैं इस पाथ पे हूँ, उनकी वजह से, उनके ज्ञान से, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से। और फिर करीब 20 साल के लिए मैं वर्ल्ड की बेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में मैंने काम किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया वहाँ पे। उसी दौरान मैं MBA इंस्टीट्यूट्स में भी, बिज़नेस स्कूल्स में प्रोफेसर का रोल भी, विजिटिंग फैकल्टी का रोल प्ले किया। कई सालों तक मैंने स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया अपने फील्ड में, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस में उस समय। तीसरा चैप्टर आता है मेरा, तो वो जुड़ा हुआ है पेरेंटिंग और पर्पस से। तो मैंने अपनी फाइनली जॉब छोड़ के और पूरी तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग में लगाया। मेरे लिए वो एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एक इंटेंस फेज़ था, बिकॉज़ मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। एंड जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने फिर से अपने आप को रीइन्वेंट किया। मैं पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया, साइकोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़, और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटअप की। और चौथा चैप्टर है मेरा जो मैं अभी जी रही हूँ, वो है सेवा, और जो भी जीवन ने मुझे दिया है उसको वापस लोगों के साथ शेयर करना। मैं आज एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हूँ,
और ग्रीफ सर्कल की फाउंडर हूँ। तो देश विदेश में जितने लोग होते हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है और वो ग्रीव कर रहे हैं, तो उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उस फेज़ से उभरने के लिए, उस शौक से, उस डिफ़िकल्ट पीरियड से। और विदेश में मेरे बहुत सारी मेरी किताबें, हीलिंग डेक्स, ऑरेकल्स, विज्ञापन, ये सब छपते हैं अभी। और बिज़नेस वर्ल्ड की मैं हेल्थ और वेलनेस जूरीज़ पे 3 साल से हूँ, जहाँ पे बहुत सारे यंग लोग जो अभी इस फील्ड में उभर रहे हैं उनको गाइड करने का मौका मिलता है मुझे, उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिलता है कि वो भी इस पाथ पे आएँ, ना सिर्फ क्योंकि इट इज़ अ प्रॉस्परस पाथ, पर सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मटेरियल गेन के लिए नहीं, पर एक आध्यात्मिक रीज़न के लिए भी। दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड कहते हैं ना, हमें इतना कुछ मिला है जीवन में, एंड आपके एक्सपीरियंस से, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपने कितना कुछ पाया है। सो वॉट एवर यू रिसीव, इट्स वेरी नाइस टू गिव बैक ऑल्सो टू द सोसाइटी एंड द पीपल। बिल्कुल, बिकॉज मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर देते तब तक हम उस गहरे सागर में, जिसको हम प्रभु कहते हैं, उसमें समा नहीं पाते हैं। तो लिया बहुत कुछ मिला, पर अब खाली करके हमने जाना है। तो ये जो हमारा 4th फेज़ ऑफ लाइफ होता है, वानप्रस्थ आश्रम के बाद, जो वानप्रस्थ और संन्यास के बीच में जो ये हमारा पीरियड है, दिस इज़ अबाउट गिविंग बैक। इट्स वेरी नाइस। सूजी, आपने इतना कुछ बताया अपने बारे में, अब चलते हैं, आप हमें कुछ अपने बच्चों के बारे में बताइए कि वो कितने बड़े हैं, वो क्या करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। माय एल्डर वन, वो मेरी बिटिया है, उसका नाम है ईशा, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसको सब बहुत चाहते हों। और वो गूगल कंपनी में सीनियर अकाउंट मैनेजर है और मेरे हिसाब से बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। उसकी स्पेशल ट्रेड्स जो इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, आर्ट में बहुत है। एक नेचुरल काउंसलर है वो, और बहुत गहरा सोचती है, लाइक मदर लाइक डॉटर। तो दैट इज़ माय एल्डर वन। बड़े और छोटे बच्चे में 9 साल का गैप है। माय यंगर वन, उसका नाम है सिमरजीव, अर्थ जो बच्चा जो जीवन भर प्रभु का सिमरन करे। और वो इस समय अभी सिंगापुर में नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अपना 4th एंड फाइनल ईयर में है, अपना डबल मेजर कर रहा है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में वो। तो सिमर मेरा बहुत एक टैलेंटेड बच्चा है इन स्पोर्ट्स, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। एंड उसके अंदर इतनी शीतलता है कि जब मैं अपना सिर उसके सीने पे रखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी एक बड़ी शांत नदी की गोद में मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया हो। So he's a very calm child. Very calm child, very supportive, and बड़ा दृढ़ निश्चयी है कि जब एक बारी कुछ काम करने का मन बनाता है तो उसे कुछ कहना नहीं पड़ता है, उसे पता है कि सही गलत क्या है, और वो उसी हिसाब से डिटर्मिनेशन के साथ, सेल्फ ड्राइव बहुत है उस बच्चे में। सो आई फील कि मेरा प्रभु से बहुत शुक्राना है कि इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी आत्माएं उन्होंने मुझे सौंपी हैं उनकी देखभाल करने के लिए। सूजी, आपका एक 3rd चैप्टर ऑफ लाइफ था जो था पेरेंटिंग, एंड आपने अपना करियर भी यू लेट गो इट टू फोकस ऑन योर चिल्ड्रन। सो आपका और आपके बच्चों का किस तरह का बॉन्ड था ये? तो मेरा हमेशा से, मैं चाहती थी कि बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड जो हो वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड। मैं चाहती थी कि उनके मन में जो हो वो बोलने से पहले उनके सेंटेंसेस मैं कंप्लीट कर सकूं।
और वो तभी पॉसिबल है जब एक माँ अपने बच्चे से साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा अट्यून्ड हो सके कि उसके बच्चे का मन वो रीड कर सके, लिटरली माइंड रीड कर सके। तो मेरी कोशिश यही थी कि दे मे बी इन सेपरेट बॉडीज़, पर उनको मैं अपने अंश की तरह ट्रीट करूं और अपने से भी ज़्यादा उनको प्रेम दे पाऊं। तो बॉन्ड हमारा, जो आप कह सकते हैं कि एक हमेशा बेस्ट फ्रेंड, एक लविंग स्पिरिचुअल गाइड जिसके पास वो कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, जो एक सोसाइटी में बाउंड्रीज बनी हुई हैं कि पेरेंट्स के साथ आप कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ बातें नहीं कर सकते। आई वॉन्टेड टू ब्रेक ऑल दोज बाउंड्रीज। मेरा कनेक्शन था कि मैं लव और लिमिट्स का एक रिलेशनशिप बनाऊं, और हर स्टेज पे उनके साथ बॉन्ड मेरा बदलता गया कि 10 साल की उम्र तक बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कुछ बाउंड्रीज़ बनाना, बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में सेफ फील करते हैं और उस समय वो डेवलप भी कर रहे होते हैं जीवन की अंडरस्टैंडिंग, तो क्या सही है, क्या उनको हर्ट कर सकता है। सो राइट एंड रॉन्ग की जगह हार्मफुल एंड यूज़फुल पैरामीटर्स उनके साथ डिस्कस करें, ताकि वो बाउंड्रीज़ जो हैं, वो जो लिमिट्स हैं, वो ये समझें कि लिमिट उस पर इसलिए बांधी जा रही है ताकि वो अपने आप को हार्म ना करें, नॉट बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो गलत है या देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम। 10 साल की उम्र के बाद जो है आपको थोड़ा सा स्टेप बैक मुझे करना पड़ा, क्योंकि उनको अपने दोस्तों के अंदर, अपने कोहॉर्ट्स के अंदर अपने आप को फाइंड करना था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। और 16-17 के करीब जब उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स आने लग जाते हैं, तो आई वांटेड टू बी दिस कूल मॉम जिनके पास वो घबराए ना आने के लिए कि यू नो मॉम दिस इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ हैपनिंग। तो आई ट्राइड टू बी कि उनकी भाषा में बोल सकूं, उनके जो लाइफ में चल रहा है उसको समझ सकूं, जितनी स्पेस उनको चाहिए ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वो उनको प्रोवाइड कर सकूं। और फिर एक 17-18 इयर्स के आसपास तो बिल्कुल जो है वो इक्वल्स का रिलेशनशिप, और इक्वल का रिलेशनशिप तब बनता है जब आप फ्रेंड्स बन जाओ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑनरिंग, एक दूसरे की आत्मा को ऑनर करना, जिसको हम कहते हैं कि जब भी हम किसी को मिलते हैं तो ऐसे नमस्ते करते हैं, पर उसका सिग्निफिकेंस तो यही है कि आपके अंदर के प्रभु को मैं पहचानती हूँ और मैं सिर झुकाती हूँ। तो वो ही मैंने प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल किया कि ये जो आत्माएं मेरे को प्रभु ने सौंपी हैं, इनके अंदर का जो रब मुझे दिखता रहे। दैट वाज द आइडिया, अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप टुवर्ड्स माय चिल्ड्रन। हमेशा मैंने अपने बच्चों को आप कह के पुकारा है। हमारे फैमिली में तू का शब्द का इस्तेमाल नहीं होता फॉर एनीबडी। सो इट हैज़ आई थिंक अ बॉन्ड विच शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मतलब यहाँ तक कि बच्चे चाहे फिज़िकली मेरे से कितने भी दूर हों, पर कितनी बारी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने अपने मन ही मन में कोई बात बोली है या याद किया है मुझे, या मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे इंट्यूटिवली हज़ारों मील दूर बैठे भी पता चल जाता है। आई पिक अप द फोन एंड से ओके टेल मी व्हाट यू नीड। सो अट्यूनमेंट का मतलब वही है कि टाइम और स्पेस ज़रूरी नहीं है हम लोगों के बीच में, हम कहीं भी रह के भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आपने जो हम सब अक्सर बात करते हैं, वी नीड टू क्रिएट अ गुड बॉन्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, जैसे अट्यूनमेंट की भी बात की, तो ये किस तरह होता है एज अ मदर? आई मीन हाउ वुड यू जस्ट गाइड आवर मदर्स कि हम किस तरह ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? तो आई थिंक बहुत ज़्यादा केसेस में जो मैंने देखा है, माँ शी इज़ टू मच इन हर माइंड कि मेरे साथ क्या गुज़र रहा है, मेरी तकलीफ़ क्या है, मेरे स्ट्रेसेस क्या हैं, घर के इतने प्रेशर्स हैं, मेरे को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी हैं,
और उस स्ट्रेस में, उस सेल्फ अब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है कि बच्चों को हम सिर्फ एक आउटसाइड पार्टी, हेल्पलेस आउटसाइड पार्टी की तरह देखते हैं कि इनकी हमने फिज़िकल नीड्स सेटल कर ली, इनकी हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे कपड़े पहनने को दे दिए, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कभी कोई गिफ्ट मांग लिया बच्चे ने तो वो दे दिया, मटीरियल चीज़ें हमने दे दी। उससे बच्चे जो है उनका दिल नहीं भरता है, उनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो जाती हैं पर वो कनेक्टेड नहीं फील करता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक एंकर मिले। जिस तरह एक पहाड़ होता है और अगर आपके पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है तो आपको लगता है कि मैं लीन इन कर सकता हूँ, उस पहाड़ पे मेरा सहारा है। इसी तरह माँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे लीन इन कर सकें कि माँ है, आई कैन से एनीथिंग, डिस्कस एनीथिंग, शी हैज़ ऑल द आंसर्स। उसके लिए माँ को वैसा बनना पड़ेगा, समय अपने आप को खाली करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने सरफेस लेवल से ना दूं बच्चे को, मैं अपने आप को खाली करके जब बच्चे के पास जाऊं तो बोलूं मैं उसको 100% अपनी लिसनिंग दे सकती हूँ। क्या मैं समझ पा रही हूँ उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसकी जो अनकही बातें हैं वो समझ। जब बच्चा स्कूल से आता है उसके एक्सप्रेशंस रीड करके क्या मुझे पता चल जाता है कि आज इसके दिन में क्या हुआ, इसका चेहरा हल्का सा उतरा हुआ क्यों है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी ट्यूनिंग लो क्यों हो गई है। ये जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं बच्चे के, क्या पहचान पाओगे उनको? तो साइकोलॉजिकली अट्यूनमेंट तब हो पाती है जब हम बच्चे को मटेरियल चीज़ों से प्रेम नहीं देते हैं पर अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग से, डीप लिसनिंग से, डीप लव और डीप केयर के साथ उस बच्चे को हम एम्ब्रेस करते हैं। तो बच्चों को चाहे 4 चीज़ें हम कम दे दें पर उनके साथ अगर हम क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, और क्वालिटी टाइम का अर्थ ही ये है कि मैं सारी दुनिया को बाहर छोड़ के अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मेरी 100% अटेंशन सिर्फ आप पे है। मोस्ट मदर्स, उनका क्या होता है कि जब वो बच्चे के साथ होती हैं तो उनकी पार्शियल अटेंशन बच्चे के साथ होती है। हाँ बेटा आप क्या बोल रहे थे, और ध्यान कहाँ है, प्रेशर कुकर मैंने गैस पे रखा हुआ है, या इसके बाद मुझे क्या काम करना है, मुझे माँ जी को अभी चाय देनी है। तो बटा हुआ है मन, अटेंशन बटी हुई है। वो नहीं करना है क्योंकि बच्चा सेंस कर लेता है। बच्चा एक स्पंज की तरह है, वो सब अब्जॉर्ब कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो सिर्फ इमोशनली कनेक्ट करते हैं आपके साथ। राइट। तो वो पकड़ रहे हैं आपकी सारी बात कि माँ भी मेरे साथ नहीं है पर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जब वो टीन एज में आते हैं तो उनका एक कंप्लेंट जब मैं बच्चों के साथ वर्क करती हूँ वो यही होता है, वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू। और माँ बाप हैरान है, वो कह रहे पर हम तो घर पे थे, तुम्हारे साथ थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बच्चे के साथ नहीं थे क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ था। तो माँ कैसे अपना ध्यान पूरा, अपनी सूरती जिसे कहते हैं, वो बच्चे में होनी चाहिए। सो जैसे आपने बोला अपने आप को पूरा खाली करके, सो खाली करने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने बच्चे के साथ हैं तो आप 100% उसके साथ हैं, तब आप बटी हुई नहीं है बाकी चीज़ों में। बिल्कुल। सूजी, एक अच्छी परवरिश की क्या परिभाषा है आपके अकॉर्डिंग से? मतलब हम किस तरह एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं या कर सकते हैं बच्चों को? क्योंकि आई थिंक सब पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं बट अनकॉन्शियसली, जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली कि जब आप बच्चों के साथ बात करती हैं तो वो पूछते हैं कि वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू, यू नो। तो पेरेंटिंग के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं और मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि समय की पाबंदी है, पर मैं अपने जीवन से, अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि मैंने क्या सीखा है कि जो परवरिश मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो पाती है। और सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे आपको इमिटेट करके आपकी बिहेवियर को सीखते हैं। दे वॉच यू, दे डोंट लिसन टू यू।
आप उन्हें क्या बोल रहे हैं या क्या सीख दे रहे हैं वो नहीं बच्चे सुनेंगे, आप क्या कर रहे हैं उससे बच्चे सीख लेते हैं। लाइक रोल मॉडल, लाइक इमिटेशन, लिटरली मंकी सी मंकी डू जिसे कहते हैं कि आपने कुछ किया, आपने अभी पेन उठाया तो छोटा बच्चा भी जाके पेन उठाएगा। तो अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना है, गलत होता है, तो एक हम संस्कार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पर थोड़ी देर में ऑफिस से फ़ोन आया और माँ ने फ़ोन उठाया, हस्बैंड के लिए पूछ रहे हैं कि सर घर पे हैं, और सर ने आगे से इशारा किया नहीं हूँ मैं, और माँ ने बोल दिया नहीं सर तो अभी घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। बच्चे ने देखा कि मम्मा ने झूठ बोला है, तो अब माँ ने झूठ बोला है उसे वो सही लगेगा, क्योंकि वो मदर को एक अथॉरिटी फिगर समझते हैं, पेरेंट्स को। उनके लिए, छोटे बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स रोल मॉडल्स हैं, भगवान हैं, कुछ भी हैं, कि मतलब ये सब जानते हैं, जानकार हैं। मुंह से पेरेंट कुछ भी बोले वो नहीं पकड़ेगा बच्चा। अगर माँ ने एक बिहेवियर पैटर्न किया है, वो बिहेवियर सही है, तो इसका मतलब सबसे पहले गुड पेरेंट होने के लिए मुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। मुझे बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि मैं क्या रोल मॉडलिंग कर रही हूँ अपनी फैमिली में रोज़ाना, क्योंकि बच्चे हमारे को हमारी इंटीमेट लाइफ में देखते हैं डेली कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। मान लो हम उन्हें बोलें कि बेटा आपको स्टाफ के साथ ना बहुत प्यार से, हेल्प के साथ बात करनी चाहिए, और फिर हम हेल्प से कोई गलती हो जाती है और हम उसे डांट देते हैं एकदम, तो बच्चा सोचेगा कि डांटना सही है। और आगे से जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं वो बोलेंगे कि आप ऐसे करते हो वो सही है, मैं करूं तो गलत क्यों है। तो ये इसलिए सिर्फ क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो अगर पेरेंट्स को ये बात समझ आ जाए कि दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इमिटेशन, तो वो सीख एक डिफरेंट वे में देंगे अपने बच्चों को। ये हुई पहली बात। दूसरी कि अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो मेरा मेरा मेरा, इसमें मैं बड़ा आ जाता है, और एक सेंस ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी, एंटाइटलमेंट, माय चाइल्ड, पेरेंट्स की तरफ से। तो हमें ये समझना है कि बच्चा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चा जो है वो केवल एक प्रभु की अमानत है, हम सिर्फ पालनहार हैं। और अगर हम वो रोल प्ले कर रहे हैं तो मतलब हम एक वो माली हैं जिनको जितने हमें फूल दिए गए हैं उनकी हमें अच्छे से देखभाल करनी है। जहाँ पे ये सेंस ऑफ नॉन ओनरशिप ऑफ चिल्ड्रन आता है तो हम थोड़े से माइंडफुल हो जाते हैं कि हम इनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं ये तो हमारे ही बच्चे हैं तो हम इनके साथ कैसा भी व्यवहार करें वो ओके है, ओके नहीं है। क्योंकि जो शब्द हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं अनमाइंडफुली, वो उनकी सच्चाई बन जाती है आगे जाके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा याद रखें ये प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट को हमने संवारना है, सजाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और जितना हम सीख प्राप्त कर सकें पहले तभी हम वो नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। बच्चे को ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए आई नो बेटर, जो हम बहुत बारी करते हैं, अपने बच्चों को बोल देते हैं तुम्हें नहीं पता आई नो बेटर। और बच्चे आगे से ना बहुत इनोसेंट सवाल पूछ रहा होता है, अगर हम उसके सवाल पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि इसका जवाब तो मुझे खुद नहीं पता, पहले मैं जाके तो इस सवाल का जवाब ढूंढूं। मुझे याद है ईशा जब बहुत छोटी थी तो इतने सारे सवाल पूछती थी। वाई ऑन हाउ इसके 2 फेवरेट क्वेश्चंस थे। तो कई बारी पूछना कि मामा वाई इज़ द स्काई ब्लू। अब उसके लिए मुझे पूरी फिज़िक्स समझ आनी चाहिए। अगर मुझे नहीं आता वो सवाल का जवाब, उससे पहले तो या मैं गलत जवाब दे दूं कि नहीं प्रभु ने स्काई को ब्लू पेंट कर दिया, तो आगे जाके उसे लगेगा कि मामा तो मेरे को इतना
मतलब इंटेलिजेंट समझती नहीं कि उसने सही जवाब नहीं दिया। उससे बेटर है कि हम बोले बेटा ये तो बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, मैं भी ये इसका जवाब जानना चाहती हूँ। हम उस सवाल का जवाब खोजें और फिर बच्चे को समझाएं बड़े प्यार से। ये हुई सेकंड बात। तीसरा, हमें अपने बच्चे को बहुत 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 प्यार देना है। कई लोगों की ये सोच होती है कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर ऐसा सच नहीं है। ये बहुत सारी रिसर्च में प्रूव किया गया है कि बच्चे बिगड़ते हैं निगलेक्ट से। उनको जब हम अटेंशन नहीं देते तब बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चे प्यार से कभी नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि जिन बच्चों को ज़्यादा प्यार दिया गया हो वो आगे जाके बहुत कॉन्फिडेंट ह्यूमन बींग्स बनते हैं अपने जीवन में। तो ये हमेशा कोशिश करें कि डेली हमने अपने बच्चे को आज वो खुराक दी है कि नहीं, वो खुराक देंगे तो उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो अच्छी तरह से नेचुरली रिलीज होंगे। और वो खुराक है प्यार, उनको हग्स करना, बिल्कुल, जैसे जिससे उनको एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट महसूस हो। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और ये हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि बच्चों को टच करना, हग करना, उनको थपकी देना रात को, ये हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए गोद इतनी देते थे। अब सारा मॉडर्न डे में कहा गया है भाई गोदी में मत उठाओ, तुम्हारे लिए मुसीबत पड़ जाएगी। पर वो जो कनेक्शन बनता था बॉन्ड माँ और बच्चे का, वो बहुत पावरफुल होता था। तो इसी प्रकार मेरे हिसाब से माँ को जो एक कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देना है वो ये होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जीवन में, आपसे गलती भी हो तो वो एक बिहेवियरल गलती है, आप गलत नहीं हो, आप कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु की बनाई रचना कभी भी इम्प्योर नहीं हो सकती है। That's so beautiful. सो अगर ये हम याद रखें तो बच्चे को हमें हमेशा विश्वास होगा कि मेरी माँ मुझे हमेशा समझेगी, मेरे से चाहे गलती हो, चाहे मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आए, तकलीफ़ आए, वो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करेगा। सूजी, आपने अपने बच्चों के साथ किस तरह अपना रिलेशनशिप बनाया और आपकी क्या इंस्पिरेशंस हैं उससे? मेरी पेरेंटिंग अप्रोच का इंस्पिरेशन मेरी नानी है। और जब मैं अपनी नानी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बस लगता है कि वो एक प्रेम का सागर थी। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी, इतनी ज़्यादा टैलेंट्स, इतनी ज़्यादा उस लाइफ स्टेज में और उस पीरियड में साइकोलॉजिकल अट्यूनमेंट उनको आती थी बिना पढ़े। और मेरा सेफ्टी नेट थी वो मेरा मन पढ़ सकती थी। तो मैंने जितना कुछ सीखा प्रेम के बारे में, मदर और चाइल्ड के बॉन्ड के बारे में, वो अपने रिलेशनशिप से सीखा जो मेरा नानी के साथ मेरा रिश्ता था। और मैंने बहुत कोशिश की है कि उनसे जो सीखा वो रेप्लिकेट करूं, उतना मैं दे पाऊं। मुझे नहीं लगता वो मुमकिन है उनकी तरह सेल्फलेस होना, पर वो मेरे कह लो रोल मॉडल थे। She was your inspiration. She was my inspiration. बहुत अर्ली स्टेजेस से, जब मेरी ईशा बहुत छोटी थी, तो मेरे माइंड में एक इमेज आई थी और वो इमेज मेरा गोल बन गया था इस रिलेशनशिप में। मैं हमेशा देखती थी कि एक किचन टेबल पे मेरी एडल्ट डॉटर और मैं, हम दोनों बैठे हैं, हमारे कप में एक कप चाय है दोनों के, और हम अपने दिल दियाँ गल्लां कर रहे हैं, यू नो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। और हमेशा वो इमेज फिक्स्ड रही मेरे माइंड में कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए अपने बेटी से। और ये तब इमेज आई थी जब वो बहुत ही छोटी थी। तो मेरे हिसाब से मेरे सारे एफर्ट्स जो थे वो इस इमेज की फुलफिलमेंट, इस इमेज की मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते गए कि बड़े होके मैं भी अपनी बेटी के साथ इसी तरह बैठूं। वो कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो वो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करने
में भी उसे हिचक हो, वो मुझसे बेझिझक कर सके। आई वॉन्टेड टू बी दैट काइंड ऑफ मदर टू हर। और बेटे के साथ जब बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद फिर से एक फ्लैश, ये चीज़ें मेरे को मेडिटेशन में फ्लैशेस की तरह आती थी। तो उसके साथ एक ये पिक्चर आई कि मेरा बेटा बहुत टॉल है, मैं उसके साथ बॉलरूम डांस कर रही हूँ और हम दोनों एक रिदम में हैं, मतलब अनकही बातें बट कंप्लीटली कनेक्टेड। और हम हंस रहे हैं, आंखों में इशारा समझ आ रहा है हमको, उसकी मन की बात मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे मन की वो पढ़ सकता है। और जिस तरह म्यूज़िक चल रहा है एफर्टलेसली, हम लोग म्यूज़िक के साथ डांस कर रहे हैं। वो मेरा इमेज बन गया मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप का, कि जीवन में हम कुछ एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के मन को पढ़ लेंगे। हम लोग समय की धारा के साथ, जैसा वो म्यूज़िक था उस तरह समय कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी अप, कभी डाउन होगा, तो हम साथ ही साथ चलते रहेंगे इसके साथ, कभी भी आउट ऑफ रिदम नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक अपने बच्चों के साथ अगर हमारा कोई एक इस तरह का इमेज हो या गोल हो, तो आप जीवन भर कोशिश करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। और कई लोगों का तो बस ये होता है कि बच्चे पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई कर ली, लिखाई कर ली, शादी कर दो, हो गया। ये जो है ये एक बहुत सिंपल या प्लेन पैटर्न हो जाता है। इंस्पिरेशन एक माँ के मन से आनी चाहिए, बिकॉज माँ का रोल क्या है, क्रिएटर का। अगर मैं क्रिएटर हूँ और मैं विजुलाइज करूँ कि जिस तरह प्रभु ने दुनिया रची, उनके माइंड में कुछ तो होगा। तो अगर मैं प्रभु की तरह अपने बच्चों की क्रिएटर हूँ, मेरे माइंड में क्या है, इनके लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, इनके साथ मेरा क्या रिश्ता होना चाहे। तो ये हमें, हर माँ को मेरे हिसाब से, अगर वो कोशिश करे कि मेरे बच्चे के साथ कैसा रिश्ता मैं इंजॉय करना चाहती हूँ जब वो बड़े हो जाएं, तो उसी प्रकार से माँ इन्वेस्टमेंट करेगी समय की, इंटेंशंस की, उनके उसका जो पालन पोषण होगा वो उसी हिसाब से होगा कि ये सामग्री मैं इस पवित्र आग में डालूंगी तभी तो वो आग पूरी तरह से उभर के आएगी। सो वी हैव टू सी आवर चिल्ड्रन लाइक अ सेक्रेड यज्ञ। बच्चों को हम वैसे देखें। सो इट्स लाइक आप विजुलाइज कुछ करोगे तभी आप उसको उसकी तरफ बढ़ोगे, उसको क्रिएट करने के लिए। एंड जैसे आपने बोला कि आपके थॉट्स वो भी आपने मैनिफेस्ट किए व्हेन यू सॉ द इमेज ऑफ योर डॉटर एंड यू सिटिंग ऑफ योर सन इन दैट डांस। तो हमारी थॉट्स भी एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम गर्भ में होता है बच्चा, तब भी तो हम हमेशा कहते नहीं हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स लगाओ, वैसा मीडिया देखो जैसा आप बच्चे पे असर पड़ता है। पर सिर्फ गर्भ में तो बच्चे पे असर नहीं पड़ता ना। जब बच्चा आपके जीवन में है, आपके पूरे बिहेवियरल पूल में रोज़ पल रहा है, क्या चल रहा है आपके एनवायरनमेंट में, वो सब अब्सॉर्ब कर रहा है बच्चा। तो आप उसे क्या वो सीक्रेट एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारे घर में कभी ऊंच नीच नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पर वो भी बच्चे को सीख देती हैं कि मान लो आपकी पार्टनर के साथ फाइट हो जाती है, अगर आप थोड़े समय के बाद अपोलोजाइज़ कर लेते हैं और बच्चे देखते हैं कि अरे मम्मी पापा फिर से हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, तो वो रेजिलियंस सीखते हैं कि डिसएग्रीमेंट हो सकती है पर हमें उससे उभरना है। वी हैव टू मेक अप, वी हैव टू गेट ऑन विद इट। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्किल्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम रिएक्टिव जीवन नहीं जी सकते या अनकॉन्शियस जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर वैसा जिएंगे तो बच्चे भी तो अनकॉन्शियस ही बन जाएंगे या रिएक्टिव ही बन जाएंगे। हाँ, बिकॉज बच्चे हमें को इमिटेट करते हैं या वो हमें देखते हैं हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड देन दे अब्सॉर्ब ऑल दोस थिंग्स। और अगर बड़े होके हमें कुछ लगता है कि हमें पसंद नहीं आया हमारे बच्चे कैसे टर्न आउट करते हैं, तो वो हमारी छवि हैं। उससे हमें रिपोर्ट कार्ड, हमारा फीडबैक सिस्टम है वो, कि हमने सही किया या कहाँ हमसे कुछ गलती हो गई या कैसे उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। और ये रिवर्स में भी नहीं लेना। कई बारी क्या होता है कि बच्चों के साथ कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और माँ अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है
कि अरे मेरी परवरिश खराब थी। नहीं, बच्चों को चैलेंजेस आएंगे। कोई भी आत्मा जब एक शरीर धारण करती है तो सफरिंग उसके जीवन में लिखी हुई है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सफ़र नहीं करेगा। दुख, दर्द, तकलीफ़ आएंगी। क्या हमने अपने बच्चों को उस प्रॉब्लम से उभरने की सीख दी है कि नहीं? रेजिलेंट बनाया है कि नहीं? प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए ओरिएंट किया है कि नहीं? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाइफ लेसन्स हैं जो एक माँ होकर हमें उनको सीख देनी है। एंड दैट्स पॉसिबल, आई थिंक, जब एक माँ, जैसे आपने शुरू में बताया, वो अंदर से खाली होती है, एंड यू नो व्हेन यू आर मोर कामर, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, then only you are able to give that to your child. So it's very important for a mother to take first care of herself. बहुत ज़रूरी है सेल्फ केयर। मैं सब मदर्स को कहती हूँ पुट योर सेल्फ फर्स्ट। Yes. क्योंकि अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम भी है, आप सुबह बैठे, पूरी रात आपका मन चिंतित रहेगा। आप सुबह बैठे, ध्यान में बैठे, उस चीज़ को अर्पित करें अपने मेडिटेशन में। खुद से आपको ऐसा सवाल का जवाब मिलेगा जो आप अपनी बुद्धि से नहीं सोच पाएंगी, और फिर आप उसका ट्रांसफरेंस अपने बच्चे को कर सकती हैं, अपना बिहेवियर, क्योंकि आप शांत हो गए ना, आपको सोल्यूशन मिल गया, तो आपने बच्चे को वो प्रेजेंट किया कि बेटा डोंट वरी, सब सही होगा, आप ऐसे करके देखो। तो इसलिए माँ का खाली होना और माँ का सेटल्ड और खुश होना ये बहुत ज़रूरी है। सूजी, आपने हमें बताया कि मदर हैज़ टू बी काम, कंपोज्ड, एंड जैसे हम सब जानते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, तो ये सब क्वालिटीज़ अपने अंदर से आ जाती हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स आजकल, या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो मोर इनटू मेडिटेशन। लेकिन हाउ कैन वी इंस्टिल the children into spirituality या into meditation? वो हम बच्चों के मतलब बच्चों के जीवन में कैसे ला सकते हैं? तो ममता जी, मैंने क्या किया था कि मेरे लिए सबसे पहला था साधना। तो बच्चों ने देखा कि दिन की शुरुआत मेरी हमेशा साधना से होती थी। उनको पता है, शुरू से उन्होंने देखा है कि माँ सुबह उठेगी और पहले अपना पाठ करेगी, फिर अपने ध्यान में बैठेगी, और उस समय बच्चों को क्लियर होता था इंस्ट्रक्शन कि अनलेस द हाउस इज़ ऑन फायर, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो खुद आफ्टर अ सर्टन एज खुद उठ के अपने आप तैयार होते थे। उनका नाश्ता मैं पहले रेडी कर देती थी, और वो लेके जाते थे। वो बस कमरे का दरवाज़ा खोलते थे और मुझे पता चल जाता था कि वो आए हैं, तो उनको वैसे ही मैं ब्लेस कर देती थी और वो चले जाते थे स्कूल। इससे क्या है, उनके अंदर एक ऑलरेडी बीज बो चुकी हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो इमिटेशन के बेसिस पे लर्न करते हैं। कई बारी मैंने अब देखा है कि जैसे अगर बेटा सिंगापुर में है, कॉलेज में है, अगर वो उसका मन घबरा रहा होता है तो वो खुद मेरे को बोलेगा, मम्मा मैं रात को बैठ के मैंने मेडिटेट किया था तो मुझे आंसर मिल गया था, मुझे क्या करना चाहिए। बच्चा भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रेयर में बैठेगी, हायर सोर्स से कनेक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो साधना, हर माँ अगर अपने जीवन में साधना को प्रायोरिटाइज करे कि दिन की शुरुआत हमेशा साधना से होनी चाहिए। दूसरा मेरा प्रिंसिपल था शुक्राना। बच्चों ने देखा जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती थी, तो जब सारे एक्साइट हो रहे हैं, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया या कुछ और अच्छा हुआ, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं, पहले प्रभु का शुक्राना किया कि नहीं किया, अभी जाके करो पहले। और कई बार आप बड़े लोगों के बीच में हैं, तब भी मैं इंसिस्ट करती थी, आंखें बंद करो, 1 सेकंड लगता है। तो ये याद दिलाना कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है। और तीसरी बात कि रात को जब बच्चे सोते थे, तो मैंने काफ़ी लेट एज तक बच्चों को खुद रात को मैं टक इन करने जाती थी, उनके साथ लेटती थी और उनको थपकी देती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जहाँ थपकी मारती है माँ, एक मेरिडियन होती है जिससे माइंड बिल्कुल काम और रिलैक्स हो जाता है। और जब थपकी देते देते बच्चा सोने लगता था, तो उस समय मैं अपना पाठ फिर से शुरू करती थी, ताकि नींद में उसके अंदर वो निरंतर पाठ चलता रहे, सिमरन चलता रहे, सिमरन चलता रहे।
और इससे क्या है कि मैं सिर्फ बीज बो रही हूँ। फोर्सबली कभी भी अगर हम बच्चे को बोले ना कि आप बैठ के भाई ध्यान लगाओ, तो वो रेजिस्टेंस आ सकती है बच्चे से, हम क्यों करें, हमारे पेयर ग्रुप तो नहीं करता है और कोई मेडिटेट नहीं करता है। पर एग्जाम्पल सेटिंग और उनके मन में बीज बोते चले जाएं, और उसी के साथ साथ पहले सिमरन किया, फिर उसे प्रेम दिया, क्योंकि अल्फा वेव्स में जब माइंड होता है नींद में तो बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व करता है। तो उस समय उसको मैं ये भी कहती थी कि वो जो भी मेरे एफर्मेशंस उसके लिए होते थे, जो मैं चाहती थी वो बने, कि मामा बहुत प्यार करती है, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत अच्छे हो। तो ये सारे पाठ किया, सिमरन किया, एफर्मेशंस की, और फिर प्यार दे के आप आ गए। तो उसको क्या है, रात भर उसके मन में वो सिमरन चलता रहेगा। फिर कोई ना कोई एक रिचुअल अपने अपने हिसाब से, तो हमारी फैमिली में मैंने रिचुअल बनाया था दिवाली का, कि दिवाली के समय जब हम पूजा में बैठते थे हमारी कोर फैमिली, तो ये बहुत छोटी उम्र से बीच में दिया रख के, और मैं बच्चों को कहती थी कि अच्छा अब अपना पूरा पीछे मुड़ के देखो, आपके अंदर कोई ऐसा मैल हो, कोई ऐसी रॉन्ग हैबिट हो, या कोई आप ऐसा देख रहे हैं कि प्योरीफाई करना चाह रहे हैं कुछ, वो अभी आपको ऊंची आवाज़ में कन्फेस करना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा इस दिए को। और फिर अभी इस अग्नि के सामने आपको एक डिसीजन लेना है कि आप नेक्स्ट ईयर इसी मामले में अपने आप को कैसे रिफाइन करेंगे। तो ये हमारा बन जाता, ये एक बहुत स्पेशल ओकेजन होता था। बच्चे शुरू में थोड़ा हेजिटेट करते थे, तो इसलिए पहले मैं बोलती थी, फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे, तो बच्चों को एक इनकरेजमेंट मिलती थी कि वो भी कर सके। तो बहुत अर्ली एज से स्वाध्याय या सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन उनके अंदर इस प्रैक्टिस के थ्रू बननी शुरू हुई कि वो जो जैसे कहते हैं कबीरदास जी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। तो इससे उनके अंदर वो आदत पड़ने लगी कि मैं पहले अपने आप को तो एग्जामिन कर लूँ, मेरे अंदर क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे प्योरीफाई करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी बेसिस पे वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मैंने अपने बच्चों को इम्पार्ट किए, और हर कोई अपने सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल सेटिंग करता चले अगर, तो बच्चे उसी हिसाब से वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अब्जॉर्ब करते हैं। हमें उन पे फोर्स नहीं करना है, ठोसना नहीं है कि थोप रहे हैं हम अपनी सोच के भाई तुम मेडिटेट करो, तुम ऐसे करो वैसे करो। वो माहौल ही ऐसा बना दो। और जब वो देखते थे कि मम्मा मेडिटेशन करके आती है, इतनी शांत, इतनी अच्छी लगती है, उनसे बात करने में मज़ा आता है, तो दूसरे को लगना चाहिए ना कि इनके पास जो पीस है वो पीस मुझे चाहिए। तब वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज़ को। एंड मेडिटेशन से डेफिनेटली आपका जो ऑरा, आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, जो कि मैंने कई बच्चों से भी सुना कि आफ्टर अ मदर स्टार्टेड मेडिटेशन वी सॉ लॉट ऑफ चेंजेस इन हर, यू नो, ममा काम हो गई है, शी इज़ मोर कंपैशनेट, शी डजंट गेट एंग्री, शी लिसन्स टू अस, यू नो। सो दैट्स आई थिंक अ बेस। एंड जैसे आपने बोला, दैट्स वेरी ट्रू कि I think the only way to teach your children is just be an example. और सिंपल सी बात है, क्योंकि जहाँ पे मैं ध्यान करती हूँ जिस कुर्सी पे अपने बेडरूम में, वहाँ पे मैं किसी को बैठने नहीं देती, क्योंकि वो एक जो आपकी एक मेडिटेटिव सीट है, एनर्जीज़ हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं। तो बच्चे जब भी आते हैं मेरे कमरे में, दोनों बच्चे लड़ते हैं उसी सीट पे बैठने के लिए। और मैं कई बार हंसती हूँ, मैंने कहा तुम्हें वो वहाँ से पावर मिलती है, तुम काम हो जाते हो। तो ये असर है अपनी मेडिटेटिव सीट पे बैठने का, जो हमें लाइव दिखने को मिलता है कि उसमें कितनी पावर है मेडिटेशन में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जगह भी बनाए रखें, हो सके तो समय भी बनाए रखें। और कई बार अगर रात को मुझे भी चिंता है बच्चों की, वो चिंता करने की जगह मैं अपने आप को ना उस टाइम पुल करती हूँ बेड से बाहर के, चल उठ बैठ अपनी मेडिटेशन सीट पे और ध्यान लगा ले, कि अपनी चिंता अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी और बच्चे की ब्लेसिंग हो जाएगी। एंड ध्यान लगा के आप वो वाइट लाइट को या लाइट को
अपने अंदर लेके यू कैन ट्रांसमिट दैट टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो? वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। वो हमारा मेरे बच्चों के साथ होता था, यहाँ पे हार्ट चक्रा को एक्सपैंड करके, और मैं उनको बोलती थी सेंडिंग यू शावर्स ऑफ लव बेटा। तो उनको पता है कि वो मम्मा दूर बैठे भी जब हमें भेजती है वो रिसीव कर लेते हैं। सूजी, इतना कुछ जाना आपसे एंड इतना मन है और बहुत कुछ जाने, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम और बात नहीं कर पाएंगे, बट मेरे पास कुछ बहुत खास है आपके लिए। मेरे को अपनी माँ के बारे में बहुत सी चीज़ें बहुत पसंद है। सबसे पहले तो ये कि मेरी माँ मेरी सपोर्ट सिस्टम है। ज़िंदगी में चाहे जितनी ही कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, मेरे को पता है कि मेरी माँ हमेशा वहाँ होगी मेरे साथ। वो हमेशा मेरे को ऐसे गाइड और मेंटर करते रहेंगी सबसे कठिन सिचुएशंस के थ्रू। उससे भी बढ़कर मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये बात बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। जब तुम्हारी माँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है तो मेरे को लगता है कि वो एक अलग टाइप का एक बॉन्ड बन जाता है वहाँ। मेरे को पता है कि मेरी माँ हमेशा होएगी वहाँ मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी कठिनाइयाँ सुनने के लिए, मेरी खुशी में सच खुश मेरी माँ ही होएगी। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जब एक माँ अपने बेटा बेटी के लिए एक ऐसी स्पेस, सेफ स्पेस बना पाए जहाँ वो आके कुछ भी बात कर सके बिना डर कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किया हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि वो अपनी माँ के पास सबसे पहले आ सकते हैं। और ऐसी ही चीज़ मेरी माँ ने मेरे को दी है। तो जब ऐसे सिचुएशंस के थ्रू हम गो थ्रू करते हैं ज़िंदगी में, जो सोसाइटी हमें बोलता है कि हम इनके बारे में बात खुले में नहीं करनी चाहिए, और जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं ज़िंदगी में, तो मेरे को पता है कि हमेशा ऐसे मेरी माँ हम मेरे साथ होगी। मेरे को पता है कि हमेशा कि कुछ भी हो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को लगता है कि हर माँ को अपने बेटा बेटी के लिए एक सेफ स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे वो खुलकर अपनी बातें एक्सप्रेस कर सके। थैंक यू। You're watching this for the first time? No, I watched it. Wow, so nice. हाय मम्मा, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी टीचर हो, मुझे हर दुख और मुसीबत से निकालने वाली हो, मेरी हर कामयाबी में मेरे पार्टनर हो, मेरे थेरेपिस्ट हो, आप मेरे जीवन के हर कदम के साथी हो, आप मेरी जान हो। सबसे पहले तो थैंक यू। आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, आपकी कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ने मुझे एक सेफ स्पेस दिया है, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम दिया है जिसको ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना सिखाया है आपने। मेरे हर पर कैसे और क्यों का जवाब दिया है बिना कभी भी मुझसे परेशान हुए। वक्त आने पर आपने मुझे अपना दोस्त बनाया है। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के रोल में इतने सक्सेसफुल हो चुके हो दैट आई नो आई हैव वन फॉर लाइफ। मेरे बिना बताए आपको पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कभी कभी तो मेरे खुद पता चलने से पहले। मेरा बस आपसे इतना कहना कि डांटना मत, गड़बड़ हो गई, और फिर आपका प्यार से मुझे समझाना। आपने मुझे हाउ टू हैव फेथ सिखाया है, कब एक हायर पावर को सरेंडर करना चाहिए वो सिखाया है। सच कहूँ तो आप साथ होना तो सब चंगा हैगा। अपने अंदर के छोटे बच्चे की बात मानना, उसे उभर कर लाना और अपने आप को तब बिल्कुल भी जज नहीं करना सिखाया है आपने। आपने मुझे कभी भी अपने आप को वीक नहीं मानने दिया है, मुझे बड़े से बड़े सक्सेसेस एंड एम्बिशंस के लायक बनाया है। सिखाया तो आपने इतना है कि मैं घंटों तक बोल सकती हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरी माँ हो। मैं ये चाहकर भी नहीं समझा सकती कि एक बच्चे के लिए इस डिग्री की सपोर्ट, सेफ्टी एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी होती है कि चाहे सुबह के 3 क्यों ना बज रहे हो, लेकिन बच्चे को पता है कि माँ बस एक फ़ोन कॉल अवे है और ना जाने क्या हो गया हो, वो बिना किसी झिझक के अपनी माँ से कुछ भी बात कह सकते हैं। ना किसी बात में डर है, ना किसी बात में शर्म है,
माँ हमेशा है। आई लव यू सो मच माँ, आप मेरी जान हो। That's so nice, and what a beautiful bond and a relationship you have with your children. God bless you all abundantly. थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, हमेशा हमें ये याद रखना है कि बच्चे परमात्मा से आए हैं। हम सिर्फ उनके पालनहार हैं जो परमात्मा ने हमें दिया है। हम सिर्फ उनको बड़ा कर रहे हैं, सींच रहे हैं, हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं यहाँ पे। वो हमारे नहीं हैं। इवन खलील जिब्रान ने ये कहा, द चिल्ड्रन कम थ्रू यू बट दे आर नॉट योर्स। सूजी, इट वॉज सो वंडरफुल हैविंग यू हियर, एंड इतना आपने शेयर किया, अपनी इतनी प्रोफाउंड नॉलेज। काश हमारे पास और वक्त होता और हम और जानते आपसे। बट जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एक सेफ स्पेस ज़रूर दें। उन्हें कभी भी डर ना लगे आपके पास आने के लिए। कभी वो ये ना सोचे कि माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ डांट देगी, माँ मुझे जज करेगी या माँ मुझे ब्लेम करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपके बच्चे कितने भी छोटे या बड़े हों, आप आज शुरू कर सकते हैं उनके साथ एक नया पवित्र ब्यूटीफुल बॉन्ड बनाना। इसलिए ये सोचिएगा कि आप कैसा रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आप उनके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं, और उसी हिसाब से आज से ही उनमें इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करें, ताकि वो ये सोच सके हर पल माँ हो तो ऐसी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे माँ हो तो ऐसी के एक और एपिसोड में। तब तक बने रहिए PMC हिंदी चैनल पर। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।